गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का कार्य किया था। हर्ष एक वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक योग्य प्रशासक भी था और उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। हर्ष ने अपनी योग्यता से अपने साम्राज्य में सुव्यवस्थित शासन प्रबंध व्यवस्था लागू की और उसकी शासन व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो इस प्रकार हैं। केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सम्राट, मंत्री परिषद और सचिवालय महत्वपूर्ण अंग थे। सम्राट अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, यानी हर्षवर्धन था। वह स्वयं प्रशासन की धुरी था। वह कठोर परिश्रमी व्यक्ति था। उसने दिन को 3 भागों में बांट रखा था, जिनमें से एक राज्य कार्य के लिए निश्चित था। वह अपने राज्य का दौरा किया करता था तथा जनता की कठिनाइयों का निवारण करता था। वह ग्रामीण क्षेत्रों का भी भ्रमण करता था। हर्ष का प्रशासन निरंकुश था, किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वशासन प्राप्त था। तो इस प्रकार केंद्रीय शासन का सर्वेसर्वा सम्राट था। मंत्री परिषद। सम्राट की सहायता के लिए, उसके सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी और वह अति आवश्यक मामलों में राजा को सलाह मशविरा भी करती थी। और राज सिंहासन रिक्त होता था तो उस स्थिति में मंत्री परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। सचिवालय। राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय था। अवंती विदेश तथा युद्ध मंत्री था तथा सिंहानंद सेनापति था। कुंतल घुड़सवार सेना का अधिकारी था तथा स्कंदगुप्त हाथी सेना का प्रमुख था। और प्रमुख राज्य अधिकारियों में महासामंत, महाराज, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक, विषयपति आदि प्रमुख पदाधिकारी थे। उच्च प्रशासकीय सेवा में कुमारामात्य नियुक्त किए जाते थे। उन्हीं में से मंत्री, सचिवालय के अधिकारी और जिलाधिकारी लिए जाते थे। तो इस प्रकार उस समय जो केंद्रीय प्रशासन था, ये सचिवालय में जो अमात्य कार्य करते थे, ये सब केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत थे। प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का विभाजन प्रांतों में भी किया गया था और उस समय के प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति को कई विषयों में बांटा गया था, जो कि आधुनिक जिले के समान इकाई थी। और उसके अंतर्गत ग्राम थे और ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्राम अक्सपटली कहलाता था। वो गांव से संबंधित विकास कार्य करता था। तो इस प्रकार उसके साम्राज्य का विभाजन किया गया था। सेना। हर्ष की सेना काफी शक्तिशाली थी। हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। फिर उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और उसके बाद उन्होंने उसके पास सेना में 60,000 हाथी था। 1 लाख के लगभग घुड़सवार हो गए थे। साधारण सैनिक जाट भाट कहलाते थे। घुड़सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत तथा महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो इस प्रकार उस समय उसने अपनी सेना को भी काफ़ी शक्तिशाली किया। कर व्यवस्था।
तीन प्रकार के कर प्रमुख कर थे, भाग, हिरणे और बल्ली। भाग भूमि कर का हिरणे करों को कृषकों या व्यापारियों से नकद वसूल किया जाता था, यानी भूमि कर है वो भाग कहलाता था, और हिरण्य कर जो नकद रूप में वसूल किया जाता था उसे हिरण्य कर कहते थे। कृषि उत्पादन में सम्राट का छठा भाग था, यानी कर भूमि कर का 1/6वां हिस्सा था। राजस्व को 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग राजकार्य चलाने के लिए, दूसरा भाग मंत्रियों तथा अन्य राज कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, और तीसरा भाग सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कार देने के लिए, तथा चौथा भाग धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए था। जो भी कर प्राप्त होता था उसको 4 भागों में विभक्त किया गया था। न्याय व्यवस्था, इस समय सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट ही होता था, और कुछ प्रांतों में प्रांतीय पदाधिकारी न्याय करते थे। दंड विधान में वो कठोर था। ह्वेनसांग के अनुसार, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन के काल में आया था, उनके अनुसार अपराधियों और विद्रोहों की संख्या बहुत कम थी। कानून तोड़ने वाले अपराधियों को दंड दिया जाता था, शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। कुछ अपराधों के लिए थोड़ा सा जुर्माना लगाया जाता था। अभियुक्त से अपराध स्वीकार करने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी प्रचलित। इस प्रकार सम्राट हर्षवर्धन के समय अपराध बहुत कम होते थे, ऐसा हमें इतिहास में वर्णित सूचनाओं से पता लगता है। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी चलन में था, यानी अपराधियों और विद्रोहियों की संख्या के बारे में हमें ये वर्णन मिलता है कि उस समय अपराध ज़्यादा नहीं होते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्षकालीन प्रशासन है वो उचित और व्यवस्थित था। एक योग्य शासक होने के कारण हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित की थी। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनते समय आपको नोटबुक और पेन साथ में रखा करो और कुछ नोट किया करो, ताकि आपके अच्छी तरीके से याद हो सके। और इसके अलावा आपको जो होम असाइनमेंट दिया जाता है उसको भी आप हल किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।